नमस्कार दोस्तों, माफ़ कीजिएगा ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो है एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम। देखिए, भारत में अगर हम किसी भी आम व्यक्ति की बात करें तो उसके मेजरली 4 गोल्स होते हैं लाइफ के। बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, अपना एक घर और रिटायरमेंट प्लानिंग। सो पहली 3 जो गोल्स होते हैं वो तो हर एक व्यक्ति अचीव करने की कोशिश करता है और बहुत सारे लोग इसको अचीव भी कर लेते हैं। जैसे बच्चों की पढ़ाई वो करवा देते हैं, अपने लिए घर बना लेते हैं, बच्चों की शादी वगैरह करवा लेते हैं। लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग की अगर हम बात करें तो रिटायरमेंट प्लानिंग जो है लोग अवॉइड कर देते हैं। वो सबके लिए सब कुछ सोचते हैं लेकिन अपने लिए कुछ नहीं सोचते हैं। बच्चों की पढ़ाई होने के बाद, शादी होने के बाद वो तो अपनी जगह चले जाते हैं, अपना काम धंधे में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन आपका क्या? तो आपको भी एक रिटायरमेंट प्लानिंग सोचनी चाहिए और इसी के लिए ये स्कीम बनी है जो है नेशनल पेंशन सिस्टम। एनपीएस एक ऐसी सेविंग्स स्कीम है जिसको लोग बिना पूरी तरीके से जाने हुए इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं क्योंकि इसमें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। तो बस वो इतनी ही लिमिटेड जानकारी को देखते हुए ही इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हैं, बल्कि ये पूरी तरीके से गलत होगा। आपको इस प्रोडक्ट को पूरी तरीके से समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एनपीएस को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा और इसको रेगुलेट करता है पीएफआरडीए। एनपीएस को इनिशियली लॉन्च किया गया था 2004 में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्सेस, बट 2009 में इसको सभी के लिए ओपन कर दिया गया। एनपीएस के मेजरली 2 बेनिफिट्स होते हैं। एक तो होता है आपका रिटायरमेंट प्लानिंग और दूसरा होता है टैक्स बेनिफिट। अब सवाल ये उठता है कि एनपीएस में जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो कहाँ जाता है, इसको कौन इन्वेस्ट करता है, ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है। सो एनपीएस को अगर हम कंपेयर करें म्यूचुअल फंड से, म्यूचुअल फंड्स को एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स में जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं वो या तो इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट होता है या फिर डेट्स में इन्वेस्ट होता है। सेम एज अगर हम एनपीएस की बात करें तो एनपीएस में भी जो पैसा होता है वो इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट होता है और दूसरा गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ये पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। बट एनपीएस म्यूचुअल फंड से काफ़ी बेहतर सेविंग्स स्कीम है या कह लें रिटायरमेंट स्कीम। एनपीएस के लिए रजिस्टर करते ही सब्सक्राइबर को 12 डिजिट का एक कोड दिया जाता है जिसे हम प्रान कहते हैं, PRAN, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। इसमें 2 तरीके के प्रोडक्ट्स ऑफर होते हैं या 2 तरीके के अकाउंट्स ऑफर होते हैं, टीयर 1 अकाउंट और टीयर 2 अकाउंट। टीयर 1 अकाउंट जो होता है वो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए होता है और टीयर 2 अकाउंट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। टीयर 1 अकाउंट में जो एज लिमिट्स होती है वो 18 साल से होती है, 70 साल तक हो सकती है। और टीयर 2 अकाउंट में एज की कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। लॉक इन पीरियड की बात करें तो टीयर 1 अकाउंट में जो लॉक इन पीरियड होता है वो 3 साल तक का होता है, यानी 3 साल के पहले आप कोई भी पैसा उसमें पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। जबकि टीयर 2 अकाउंट में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। मिनिमम कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो टीयर 1 अकाउंट में आपका मिनिमम कंट्रीब्यूशन 500 होता है, यानी 1 साल में कम से कम आपको 500 रुपये जमा करने होते हैं। बल्कि टीयर 2 अकाउंट में इस तरह का कोई लिमिटेशन नहीं होती है, लेकिन हाँ, हर साल आप 250 रुपये कम से कम जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट दोनों ही केसेस में नहीं होती है। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की बात करें तो 500 रुपये में ये टीयर 1 अकाउंट खुल जाता है, वहीं टीयर 2 अकाउंट 1000 रुपये में खुलता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की एनपीएस में। तो स्टेप 1, यहाँ पर आपके 8 लिस्टेड पीएफएम्स होते हैं, यानी पेंशन फंड मैनेजर्स होते हैं, जिनमें से एक को आपको चुनना होता है। स्टेप 2, यहाँ पर आपको 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक्टिव चॉइस ऑप्शन और ऑटो चॉइस ऑप्शन। दोनों ही चॉइसेस में आपका पैसा 4 कैटेगरीज में इन्वेस्ट होता है: लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क। लो रिस्क में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, मॉडरेट रिस्क में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, हाई रिस्क में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है इक्विटी में और वेरी हाई रिस्क में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है AIF यानी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में, और उसी के अंदर RIET यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो एक्टिव चॉइस की अगर हम और डिटेल में बात करें तो एक्टिव चॉइस में जो सब्सक्राइबर होते हैं वो अपना एसेट एलोकेशन खुद चूज कर सकते हैं इन बिटवीन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इक्विटी और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। देखिए, 50 साल तक आप अपना मैक्सिमम 75% पैसा जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हर साल 2.5% की दर से ये डिक्रीज होता रहता है और 60 की एज तक आते आते आपका मैक्सिमम एलोकेशन जो है इक्विटी में वो 50% तक ही रह जाता है।
इस एलोकेशन को आप हर साल चेंज कर सकते हैं, मैक्सिमम साल में 2 बार। AIF में आपका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो सकता है वो 5% ही हो सकता है। तो ये हो गया आपका एक्टिव चॉइस। अब ऑटो चॉइस की अगर अब बात करें तो ऑटो चॉइस में सब्सक्राइबर का एज सच इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन का कोई रोल नहीं होता है। इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको टोटल फंड मैनेजर ही मैनेज करते हैं। यही आपका एसेट एलोकेशन डिसाइड करते हैं कि आपका कितना पैसा कहां पर जाना है। ऑटो चॉइस की अच्छी बात यह है कि यहां पर फाइनेंशियल प्लानिंग या रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो इनकॉर्पोरेटेड रहती है। यहां पर आपको 3 चॉइसेस मिल जाते हैं। पहला होता है आपका एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड्स, दूसरा होता है मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड्स और तीसरा होता है कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड्स। एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड्स जो होता है वो थोड़ा सा हाई रिस्क कस्टमर्स के लिए होता है जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पर आप 75% एलोकेशन जो है वो अलाउड होता है आपका इक्विटी में टिल 35 ईयर्स एज, और हर साल डिक्रीज होते होते ही ये 55 की एज तक 15% तक आपका इक्विटी में एलोकेशन रह जाता है। मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड्स की बात करें तो मैक्सिमम आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं 50% 35 ईयर्स तक, उसके बाद वो डिक्रीज होते होते 55 ईयर्स की एज आते आते आपका 10% तक एलोकेशन रह जाता है। वहीं पर कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड्स में 25% आपका 35 ईयर्स तक आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद 5% तक वो रह जाता है जब आपकी एज 55 ईयर्स की हो जाती है। तो ऑटो चॉइस में आपका जो इक्विटी का एक्सपोजर होता है वो ग्रेजुअली ईयर ऑन ईयर आपका डिक्रीज होता जाता है। देखिए सीधी सी बात है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही आपका जो रिस्क एपिटाइटी है वो कम होता चला जाता है। तो एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, लेट्स से 60 ईयर्स हम अगर एक रिटायरमेंट एज ले ले तो वहां पर जो आपका टोटल कॉर्पस बनता है, जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो उसको 2 कैटेगरीज में बांट दिया जाता है, जिसमें से आपका जो 60% इन्वेस्टमेंट है वो आपको लमसम अमाउंट में आप वो विड्रॉल कर सकते हो, और बाकी का जो 40% आपका पैसा होता है उसको एन्युटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एन्युटी का मतलब आपकी एक मंथली इनकम बांध दी जाती है जो आपको मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। ये जान लीजिए कि ये जो पैसा आपका मिल रहा है ये तो टोटल टैक्स फ्री होता है, लेकिन जो एन्युटी की मंथली इनकम आती है वो मंथली इनकम कैटेगरी में चली जाती है और वहाँ पर आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। आपका जो लमसम अमाउंट है उसको भी आप मंथली इनकम में कन्वर्ट कर सकते हो एज पर NPS न्यू रूल्स। एन्युटी में जो आपका पैसा कन्वर्ट हो रहा है 40%, उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो ऑन एन एवरेज 5 to 7% का इंटरेस्ट मिल सकता है। ये काफ़ी कम होता है अगर हम कंपेयर करें म्यूचुअल फंड से। तो म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 to 12% पर एनम, बट यहाँ पर आप इंटरेस्ट जो गेन कर रहे हो वो 5 to 7% मैक्सिमम ही गेन कर सकते हो ऑन एन एवरेज। देखिए NPS जो स्कीम होती है ये भी आपकी PPF की तरह ही ट्रिपल E कैटेगरी में आती है, यानी एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। मतलब जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर भी कोई टैक्स आपको नहीं लगना है, बल्कि उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। दूसरा, जब आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हो तो वहाँ पर भी आपका जो प्री मैच्योर विड्रॉल होता है वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। जब आपका मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है वो भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। तो इस तरीके से ये ट्रिपल E कैटेगरी में ये प्रोडक्ट आ जाता है। तो अब बात कर लेते हैं विड्रॉल्स की। देखिए ये जो प्रोडक्ट है NPS वो डिज़ाइन किया गया है रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से, तो इसमें विड्रॉल्स ज़्यादा अलाउड नहीं होते हैं। फिर भी जो लॉक इन पीरियड होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। 3 साल तक आप कोई भी पैसा इसके अंदर विड्रॉल नहीं कर सकते हो। 3 साल के बाद आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, जितना आपने पैसा 3 साल तक इन्वेस्ट किया है, उसके बाद उसमें आप 25% तक विड्रॉल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 लाख रुपए तक का पैसा उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है और उसमें इंटरेस्ट लगते लगाते आपका लेट्स से कि 2 लाख रुपए बन गया है, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए का 25% 25,000 रुपए ही आप टोटल विड्रॉल कर सकते हो। ये विड्रॉल आप टोटल टेन्योर में 3 बार कर सकते हो, और हर टाइम ऑफ विड्रॉल है उसके बीच में 5 साल का गैप होना चाहिए, यानी 15 साल में आप 3 बार अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं NPS में टैक्स बेनिफिट्स की। तो ओल्ड रिजाइम के हिसाब से देखें तो जैसे इनकम टैक्स के एक्ट 80C सेक्शन के अंडर में EPF, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, स्मॉल सेविंग्स स्कीम, ELSS और होम लोन के प्रिंसिपल पर बेनिफिट मिलता है। सेम एज NPS भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। 80C की जो टोटल लिमिट होती है वो 1.5 लाख तक की होती है। इतने पर ही आप अपना इनकम टैक्स क्लेम कर सकते हो। 80C के अंदर ही एक सेक्शन आ जाता है 80CCD1, जिसमें आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA।
एडिशनल सेक्शन एक और होता है इसमें 80CC-D-1B, जिसमें आप एडिशनली 50,000 तक का टैक्स डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हो। इसके साथ साथ एक और सेक्शन होता है 80CC-D-2, जिसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है। देखिए एनपीएस में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के साथ साथ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी होता है, जिसमें आप 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए आप क्लेम कर सकते हो। इसकी लिमिट थोड़ी ज़्यादा होती है, इसकी जो लिमिट होती है वो 7.5 लाख तक होती है। कॉम्बिनेशन जो होता है इसके साथ ईपीएफ का भी होता है, यानी ईपीएफ और एनपीएस मिला के आप मैक्सिमम 7.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। न्यू रिजिम के हिसाब से देखें तो सिर्फ आपके पास 80CC-D-2 का ही ऑप्शन होता है, और बाकी 80CC-D-1, 80CC-D-1B का ऑप्शन न्यू रिजाइम में नहीं होता है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये ट्रिपल ई कैटेगरी में आता है, इसका मतलब जो इस पर आपका इन्वेस्टमेंट है वो टैक्स फ्री है, प्री मेच्योर विड्रॉल टैक्स फ्री है। जब आप मेच्योरिटी अमाउंट लेते हो, जब आपका कॉर्पस मेच्योर होता है, तो वहाँ पर जो मेच्योरिटी आपको मिलती है जिसमें से 60% आप लमसम विड्रॉल कर सकते हो, ये कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। एन्युटी में जो आपका पैसा इन्वेस्ट होता है वो भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है, यानी बचा हुआ 40%। लेकिन अब क्या है, देखिए वो एन्युटी में आपका री इन्वेस्ट हो गया और वहाँ पर आपको मंथली इनकम आपकी जनरेट हो गई, लेकिन मंथली जो आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है वो मंथली इनकम की कैटेगरी में आ जाता है। जो भी इनकम टैक्स स्लैब होते हैं उसके अकॉर्डिंग मंथली इनकम पे जो भी आपका टैक्स डिडक्शन लगता है वो जो है टैक्स यहाँ पर आपका उस पैसे पे लगेगा, यानी जो मंथली एन्युटी है वो टैक्सेबल हो जाती है। तो एनपीएस में अगर हम चार्जेस की बात करें तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जो है वो 400 रुपये होते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो फंड मैनेजर्स जो चार्ज करते हैं आपके एसेट एलोकेशन वगैरह जो करते हैं, फंड मैनेजर्स के अपने चार्जेस होते हैं जो 0.3% से लेकर 0.9% तक हो सकते हैं जितनी भी बार आप ईयरली इन्वेस्ट करते हो। तो आइए अब बात कर लेते हैं एनपीएस में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। देखिए एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं जो हमने डिस्कस किए। डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो डिसएडवांटेजेस में दो ही मुझे लगते हैं। पहला कि इसमें जो लिक्विडिटी होती है वो बहुत लो होती है। आपका 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, उसके बाद आप मैक्सिमम 25% तक ही प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकते हो, वो भी टोटल टेन्योर में 3 बार मैक्सिमम 5-5 साल के गैप में। बट अगर देखें तो ये एक तरीके का एडवांटेज ही है, बिकॉज आपका जो एनपीएस प्रोडक्ट है वो रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो अगर आप अपना पैसा मेच्योरिटी टाइम पे ही विड्रॉल करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरा, अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो जो रिटर्न्स होते हैं वो काफ़ी लो होते हैं एन्युटी में। तो एन्युटी में 5 to 7% के ही रिटर्न्स आपको मिलते हैं अगर हम दूसरे और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स। तो यही आपके दो डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, बाकी ओवरऑल इसमें एज सच कोई डिसएडवांटेज होता नहीं है। तो आइए एनपीएस को एक बेसिक कैलकुलेटर के हिसाब से भी समझ लेते हैं। ये कैलकुलेटर ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। इस कैलकुलेशन से हम देखेंगे कि कितना पैसा हम इन्वेस्ट करें तो जो हमारा कॉर्पस है वो हमारे एज पर प्लानिंग हमारे रिटायरमेंट के लिए सफिशिएंट होगा। तो आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर और समझते हैं। तो ये है आपका एनपीएस कैलकुलेटर जो कि इजीली आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। आप सिर्फ आपको एनपीएस कैलकुलेटर टाइप करना है। इसमें सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देंगे अकॉर्डिंग टू दी डेट ऑफ बर्थ टेबल। लेट्स से कि मैं ईयर जो ले लेता हूँ वो 2000 ले लेता हूँ। देन डेट सेलेक्ट कर लिया है और ऑलरेडी मंथ भी सेलेक्ट कर लिया है। कंट्रीब्यूशन को मैं 1500 कर देता हूँ। 1000 है तो कुछ चेंजेस कर देते हैं इसमें। लेट्स से कि 1500 जो है वो मेरा मंथली कंट्रीब्यूशन है। एज को मैं ले आता हूँ, लेट्स से 75 ईयर्स तक कंट्रीब्यूशन इसमें अलाउड है। सो मैं इसको लाने की कोशिश करता हूँ समवेयर अराउंड 60 to 62 ईयर्स। चलिए 62 रखते हैं। आगे नेक्स्ट जो टोटल 38 ईयर्स का मेरा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है 10%, कोई चेंज मैंने नहीं किया है। एन्युटी 40% है और एन्युटी में जो इंटरेस्ट रेट मुझे मिलेगा जो मैं अर्न करूँगा वो 6% अर्न करूँगा। अभी देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया मेरा 6,84,000। 78,000 आपका जो हो गया वो टोटल कॉर्पस हो गया और 71,000 मेरा टोटल अर्निंग हो गया।
तो देखिए एन्युटी वैल्यू इसमें निकल के आ रही है 46 लैक्स, एंड जो मेरा लमसम अमाउंट जो मुझे लगा वो 31 लैक्स के अराउंड मिलेगा। तो ये है ओवरऑल जो मैं गेन करूँगा। और पेंशन मेरी जो ऊपर आपको दिख रही होगी, पेंशन जो है 15,610 रुपये की मेरी पेंशन महीने की बंधेगी अगर मैं इतना कंट्रीब्यूशन करता हूँ। चलिए थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ को मैंने 1983 कर दिया है, कंट्रीब्यूशन उतना ही रख रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें उतने ही रखते हैं। आइए देखते हैं कि अगर कोई 40-42 साल की एज में है एज ऑफ नाउ तो कितना कंट्रीब्यूशन उसका हो रहा है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 3,78,000, कॉर्पस 12,87,000, टोटल गेन 9,09,000। सो 70,000 की एनुटी बन जाएगी और 51,000 का आपका 5,15,128 रुपये का आपका लमसम अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जितना लेट चालू करेंगे उतना कम आपका कॉर्पस बनेगा, प्लस उसमें गेन भी कम होगा। तो ये है ओवरऑल आपका। तो दोस्तों एनपीएस के बारे में जो भी जानकारी मैंने आपको दी, उम्मीद है आपको वो जानकारी आपके लिए बहुत ही लर्निंगफुल रही होगी। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मैं ये कोशिश करूंगा कि आगे जल्दी ये ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।